हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर NCERT हिस्ट्री क्लास 11th की पाठ्यपुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 10वां है। यहां पर हम लोग मूल निवासियों का विस्थापन, इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का हमारा अध्याय है मूल निवासियों का विस्थापन। जैसा कि हम लोग पूर्व के अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि यूरोपवासी संसाधनों के लालच में, संसाधनों की खोज करने के चक्कर में नए देशों की, नई जगहों की खोज पर निकले हैं और इसी क्रम में उन्हें नए महाद्वीपों के बारे में भी पता चला है। जब उन्हें इन नए महाद्वीपों के बारे में पता चल गया है तो बाद के सालों में तमाम यूरोपवासी इन महाद्वीपों की तरफ आप्रवास कर गए हैं। इन नए महाद्वीपों पर आप्रवास करने से यूरोपवासियों ने वहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों के जीवन में काफ़ी ज़्यादा इंटरफियर किया और यही कारण है कि जो मूल निवासी हैं उनकी जो सांस्कृतिक पहलू हैं या सांस्कृतिक जीवन है वो भी इनके पहुंचने से नष्ट होने लगा है। क्योंकि यूरोपवासियों को उन जनजातियों से या उन मूल निवासियों से कुछ भी सिंपैथी नहीं थी। इन्हें तो केवल संसाधनों से मतलब था ताकि उन संसाधनों को यूरोप के बाजारों में बेचकर ये अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। तो सारी बात यहाँ पर मुनाफे की थी। शुरुआत में तो इन लोगों ने, यानी शुरुआत में जो जनजाति वाले लोग हैं, इन लोगों ने यूरोपवासियों का स्वागत किया है। लेकिन बहुत ही कम समय में इन्हें पता चल गया है कि यूरोपवासी हमारे भले के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमें लूटने, खसोटने, हमसे जबरन लेबर करवाने, जबरन श्रम करवाने के लिए, हमें दास बनाने के लिए आए हैं। और इन्होंने वही किया भी है। जैसा कि हमने इंका, माया, एज़टेक में पढ़ा था कि कैसे यूरोपवासियों ने उन सभ्यताओं को विध्वंस कर दिया, वहाँ के कल्चर को विध्वंस कर दिया। तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इस चैप्टर की जो भूमिका है उससे स्पष्ट हो गए होंगे, वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पर अध्याय का नाम क्यों रखा गया है, मूल निवासियों का विस्थापन। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि 18वीं सदी से दक्षिणी अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए आप्रवासी बसने लगे और यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी या उपनिवेश कहा जाता था। ये आपका पहला पॉइंट है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नोट डाउन करना है। तो स्पष्ट हो गई होगी उपनिवेश किन्हें कहते हैं। यानी कि जहाँ पर इन नई जगहों पर ये लोग जाकर बसे हैं तो इनकी जो बस्तियाँ थीं, यूरोपीय लोगों की जो बस्तियाँ थीं, उन बस्तियों को कॉलोनी या उपनिवेश कहा जाता था। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बासिंदे यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग यूरोपीय लोग थे वो किसी ना किसी देश के लोग थे। फ्रांसीसी थे, स्पेन वाले थे, कुछ ब्रिटिशर्स भी थे। तो जब ये लोग अपने देश से बिल्कुल, इन्होंने अपने देश से संबंध खत्म कर दिए हैं, कह दिया कि हम नए महाद्वीप पर पहुंचे हैं, उसी महाद्वीप को अपना देश बना लेंगे, तो ऐसे फिर जो राज्य हैं, जिन जिन जगहों पर ये बसे हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया है। तो ये आपका पहला सब पॉइंट हो जाएगा कि जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बासिंदे यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए तो इन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। आगे यहां पर बताया गया है कि 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आ बसे। आज ये यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक हैं और जो वहाँ के मूल निवासी हैं इनकी संख्या कम रह गई है। यानी कि अगर हम वहाँ के शहरों में देखें तो वहाँ के शहरों में तो भूल से भी इक्का दुक्का परिवार ही देखने को मिलता है। यानी वहाँ के शहरों में मोस्टली बाहर से आए हुए लोग हैं, जबकि वहाँ के जो रूरल परिवेश है उनमें आपको यदा कदा ये परिवार, यानी मूल निवासी परिवार देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कई नदियों, शहरों इत्यादि के नाम देसी नामों से बने हैं, यानी कि जो मूल निवासियों के नाम थे उनसे बने हुए हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल, व कनाडा में सस्कातचेवान, ऑस्ट्रेलिया में वालानगोंग और परामत्ता। तो ये सब मूल निवासियों के ही शब्द हैं जिनसे ये नई जगहों के या नई शहरों के या नदियों के नाम रखे गए हैं। आगे यहाँ पर कुछ चीज़ और बताई गई हैं। जैसे इनके इतिहास के बारे में बताया गया है। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की इतिहास की पुस्तकों में यह बताया जाता था कि किस तरह यूरोपवासियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की। यानी कहने का मतलब ये था कि ये लोग अपने आप को हमेशा महिमा मंडित करके दिखाते हैं। ये यूरोप वालों की बहुत गंदी आदत है कि अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगे। ऐसा ही इन्होंने भारत के लिए भी किया था। इन्होंने अपने आप को ये दिखाया था कि हम बहुत सभ्य प्राणी हैं और हम पूर्व वालों को, यानी भारत वालों को सभ्यता सिखाने के लिए आए हैं। तो कितनी बड़ी मूर्खता की बात है भाई। हमारे यहाँ हमारा इतना प्राचीन कल्चर रहा है और ये हमें सभ्यता सिखाने आएंगे, हमें मतलब अच्छा बनाने आए हैं। ऐसी ही इन्होंने बातें अपने इतिहास में लिखी हैं।
तो यही बातें इन्होंने इनके बारे में भी लिखी। लेकिन जब बाद के समय में मानव विज्ञान का प्रभाव बढ़ने लगा है, मानव विज्ञानी हो गए हैं, तो मानव विज्ञानियों ने फिर जो इस मूल्यवासी हैं इनके कल्चर पर अध्ययन करना स्टार्ट किया है और ये पाया है कि जो मूल्यवासियों का कल्चर है वो यूरोप के कल्चर से काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ और समृद्ध रहा है। तो ये धारणा जो है ये बाद के समय में ख़त्म हो गई है कि ये लोग बिल्कुल जंगली किस्म के, बर्बर किस्म के थे। नहीं, उनके अब भी अपना एक कल्चर था, उनकी भी एक अपनी संस्कृति भी थी, उनके भी जीवन के कुछ अपने निजी पहलू थे जिन्हें बाहर से आए हुए आप्रवासियों ने नष्ट कर दिया। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकलकर सामने आई हैं। आगे बताया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बनाए। देखिए, इंडियन वहाँ के मूल निवासियों को बोला गया है, कंफ्यूज मत होना। इंडियन जो है वहाँ के मूल निवासियों के लिए इस्तेमाल हुआ शब्द है, यानी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उन्हें रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है, यानी वो वहाँ के मूल निवासी हैं। अब देखिए, अगली आपकी हेडिंग है यूरोपीय साम्राज्यवाद। यहाँ पर हम देखेंगे यूरोपीय साम्राज्यवाद का विस्तार इन नए महाद्वीपों पर यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर कैसे बढ़ा है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ। इसके कारण बताए गए हैं। इसके कारण ये है कि तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनका विस्तार करना आरंभ कर दिया है और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया है। देखिए, इसका एक रीजन और भी है। एक रीजन ये था कि स्पेन और पुर्तगाल जो है शुरुआत में हर जगह पर यही पहुंचे हैं। अपने भारत में भी आपने देखा होगा पुर्तगाली सबसे पहले आए हैं। तो जब बाद के समय में क्या हुआ, जब फ्रांसीसी और जो इंग्लैंड वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ गए हैं, तो इन लोगों ने इन्हें कड़ी टक्कर दी है, इन लोगों के साथ युद्ध वगैरह लड़े हैं। युद्ध वगैरह लड़ने की वजह से स्पेन और पुर्तगाल की जो सेनाएं हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनका साहस जो कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो इसी वजह से उन्होंने नवीन विस्तार भी नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे, स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ। इसी में सब पॉइंट, तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। ये सेकंड का सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, कुछ चीज़ों के बारे में और बताया गया है। ऐसा नहीं है कि जो नए खोजे हुए महाद्वीप थे इन्हीं उपनिवेश बनाया गया, ऐसा नहीं है। यूरोप में भी कुछ ऐसी जगहें थी जिन पर यूरोप के जो मजबूत देश हैं उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। तो उनके क्रम में भी बताया गया है कि आयरलैंड भी कमोबेश इंग्लैंड का उपनिवेश ही था, क्योंकि यहाँ बसे हुए ज़्यादातर भूस्वामी अंग्रेज ही थे। अब देखिए, जो बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वही बात यहाँ पर निकल कर आई है। इन्होंने उपनिवेश क्यों बसाए? केवल अपने मुनाफे के लिए, ताकि वहाँ से ये लोग संसाधनों का दोहन करके यूरोपीय मार्केट में बेच सकें और उनसे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि 18वीं सदी से यह बात बहुत साफ साफ दिखने लगी कि यद्यपि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थीं। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो अपनी जो नियंत्रण की पद्धति थी वो एक जैसी नहीं रखी है, यानी कि इंग्लैंड वाले हों, पुर्तगाली हों, फ्रांसीसी हों, इन्होंने जो नियंत्रण स्थापित किया है वहाँ के लोगों पर, वहाँ के मूल निवासियों पर, वो पद्धति एक जैसी नहीं है। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है अपने भारत में इनकी जो शासन पद्धति है या फिर अमेरिकी महाद्वीप में जो इनकी शासन पद्धति रही है, इनकी जो रवैया रहा है, तो वो यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया से मतलब भारत से अभिप्राय है, दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दे दिया। भाई, हमारे यहाँ व्यापार करने ही तो आए थे, लेकिन बाद के समय में जब हमारे यहाँ के राजाओं से संधियाँ इन्होंने कर ली हैं, तो ऐसे करके ये लोग राजनीतिक सत्ता में खुद को इन्होंने स्थापित कर लिया है। शुरुआत में इनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि भारत की बागडोर हम संभालेंगे, यहाँ की शासन व्यवस्था हम संभालेंगे, नहीं। शुरुआत में तो केवल ये चाह रहे थे कि हम जो व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार पर जो नियंत्रण लगे हुए हैं, तमाम राजाओं के नियंत्रण लगे हुए हैं, वो नियंत्रण से मुक्त हो जाएं। इसीलिए तो उन्होंने राजाओं से साठगांठ की। लेकिन बाद के समय में लगने लगा कि भाई राजाओं को हटाना ही पड़ेगा, जब तक राजाओं को नहीं हटाएंगे तब तक हमारा व्यापार नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे करके सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ले ली है और बाद के समय में फिर विस्तार होता ही चला गया है, जैसा कि कहानी आप जानते हैं। तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाके का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामियों से कर वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाई और बड़े बड़े बागान स्थापित किए। यानी ये कंपेयर किया गया कि भारत में इन्होंने अपने आप को राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित किया।
आगे बताया गया है दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते रहे। यानी दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर ये उसके अंदरूनी इलाकों में भी बसे हैं, बाद बाकी अफ्रीका में केवल ये समुद्र तटों पर ही व्यापार इन्होंने किया है। तो यहां पर आपका तीसरा पॉइंट अब आप लोग नोट डाउन करेंगे, इसमें लिखेंगे दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते रहे। अब देखिए आगे बताया गया जैसे जैसे इनकी सेनाएं बढ़ती गई हैं, जैसे जैसे इनका संगठन मजबूत होता गया है, इन्होंने कहा है कि 19वीं सदी के आखिर दौर में ही वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। यानी वही यूरोप के जो देश हैं, फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह, डचवासी हैं, पुर्तगाली हैं, तो उन्होंने अपने आपस में समझौता किया कि भाई आपस में हम क्यों लड़े झगड़े, अफ्रीका को बांट लेते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे यहाँ पर एक शब्द लिया गया है सेटलर। सेटलर शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। सेटलर का मतलब होता है आबादकार, यानी जिसने यहाँ पर आबादी बसाई है उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है, वो होता है सेटलर। तो यहाँ पर आपका चौथा पॉइंट अब आप लोग नोट डाउन करेंगे, सेटलर ब्रैकेट में आबादकार, पूरा लिख लेना आप। सेटलर शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इन्होंने वहां पर प्रॉपर रूप से बस्तियां बसाई थी, इसलिए इन्हें आबादकार कहा गया है, सेटलर कहा गया है। अब आगे हम बताया गया कि नई दुनिया के देशों को यूरोपियों द्वारा दिए गए नाम। नई दुनिया के देशों को यूरोपियों ने कौन कौन से नाम दिए हैं तो बताया गया है। देखिए जैसा कि आप लोग लिख चुके हैं, अमेरिका का जो नाम पढ़ा है, पहली बार अमेरिको वेस्पुकी की यात्रा वृत्तांत की पुस्तक जब ये छपी है तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम अमेरिका रखा गया है। कनाडा जो है कनाडा से निकला शब्द है। 1535 में खोजी जॉक कार्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक एक भाषा है यूरो इरोक्यूइस। इस भाषा में कनाडा का अर्थ होता है गांव, तो इससे इसका अर्थ निकला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया एक लैटिन नाम है, लातिनी में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं, यानी दक्षिण का हिस्सा जो होता है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसलिए इसे ऑस्ट्रल, लैटिन में ऑस्ट्रल कहा गया और बाद में इसका नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ गया। न्यूजीलैंड, ये डच भाषा में समुद्र को जो कहते हैं वही न्यूजीलैंड का नाम है, क्योंकि न्यूजीलैंड पूरा द्वीपीय देश है इसलिए ऐसा नाम रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपकी इच्छा है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे नोट करके यहाँ पर आप लिख लीजिए कहाँ से किन के नाम पड़े हैं। अमेरिका, तो अमेरिका में डैश लिख देना, अमेरिको वेस्पुकी की यात्रा वृत्तांत से। कनाडा डैश आके कनाडा से निकला शब्द, और यूरोक्यूइस की भाषा में इसका मतलब गांव है। ऑस्ट्रेलिया डैश आके लातिनी में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं। न्यूजीलैंड डैश आके डच भाषा में समुद्र को जो कहते हैं तो वही है न्यूजीलैंड है। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। ये नोट करके आपने लिखे हैं, ज्यादा भाषा नहीं लिखनी है, केवल संकेत के रूप में लिखना है कैसे इनके नाम पड़े हैं। अमेरिका का नाम कैसे पड़ा है, कनाडा का नाम कैसे पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया का नाम कैसे पड़ा है, न्यूजीलैंड का नाम कैसे पड़ा है, ये आपको संकेत मैंने दे दिए हैं। अगर कहीं आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह आ जाता है बोर्ड वगैरह एग्जाम में, तो आप वहां पर बता पाएंगे कि कहां से इनका नाम पड़ा है। अब देखिए बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की देखिए इसमें भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको भूगोल तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतिहास पढ़ा रहा हूँ, तो भूगोल तो आप जाके देख लेना, अपना मैप वगैरह देख लेना, गूगल मैप देख लेना, या फिर आपका एटलस आपके पास हो उसमें देख लेना। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में अरिज़ोना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में सियरा नेवाडा पर्वत है। पूर्व में ग्रेट यानी विस्तृत मैदानी इलाके, इसमें ग्रेट झीलें आ जाती हैं, मिसिसिपी और ओहियो और अप्पालाचियां पर्वतों की घाटियां आ जाती हैं।
फिर यहाँ पे कनाडा का वर्णन किया गया है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपके 3 देश आ जाते हैं, जिसमें कनाडा, यूएसए और मैक्सिको आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर अब मैक्सिको के बारे में बताया गया है। दक्षिणी में मैक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका हुआ है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनके चलते यूएसए और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं। यानी इन्होंने इनका जियोग्राफिकल वर्णन दिया है। तो जियोग्राफिकल वर्णन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही लिखने की कोई आवश्यकता है। यहाँ पर हमें तो केवल इतिहास पर फोकस करना है कि उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनका इतिहास क्या है, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, वो हमें यहाँ पर नोट डाउन करनी है। तो अब आपकी अगली हेडिंग बन जाएगी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, मूल निवासी की आगे लगा देना उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी। अब देखिए यहाँ बताया गया है, उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे और दक्षिण की तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक, जो कि 11,000 साल पुरानी है। अब देखिए, अब आप लोग कहेंगे बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है, तो मैं आपको हिंट कर रहा हूँ। आप गूगल मैप में जाएंगे तो, या फिर मैप में ही देख लीजिए, जो अमेरिका का अलास्का वाला रीजन है, अमेरिका का जो अलास्का वाला रीजन है और इधर रसिया का रीजन पड़ता है, इसके बीच में लगभग 4 मील का गैप है। तो ये जो हिस्सा है ये बेरिंग स्ट्रेट बोला जाता है। बेरिंग जल संधि के नाम से ये हिस्सा विख्यात है। कई बार प्रश्न भी पूछा गया इंटरव्यू वगैरह में कि अमेरिका और रसिया के बीच की दूरी कितनी है। अब चूंकि लोग अलास्का को भूल जाते हैं, भाई अलास्का भी तो अमेरिका का ही एक प्रांत है, लोग अलास्का को माइंड से निकाल देते हैं। लोग कहते हैं काफ़ी दूर है, नहीं काफ़ी दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। तो यहीं से बताया गया है कि ये लोग जो आए हैं, क्योंकि आप लोग ये तो जानते हैं जो मानव है, मानव का उदय अफ्रीका महाद्वीप से हुआ और अफ्रीका महाद्वीप से निकलकर मानव दुनिया भर में फैल गया है। तो ये लोग बेरिंग स्ट्रेट को उन्होंने पार किया और बेरिंग स्ट्रेट को पार करने के उपरांत ये लोग अमेरिका महाद्वीप में प्रवेश कर गए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर अब आप लोग 5वां पॉइंट नोट डाउन करेंगे। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे और दक्षिण की तरफ बढ़े। इसी में सब पॉइंट, या फिर आप इतना ही लिख लीजिए, ऊपर का ही केवल लिख लीजिए 30,000 साल पहले आए, इतना ही काफी है। 5वें का पहला सब पॉइंट, अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक, जो कि 11,000 साल पुरानी है। यह आपका 5वें का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर नोट लगा दीजिए नेटिव के बारे में। नेटिव शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए करते हैं? नेटिव का मतलब होता है मूल बासिंदा। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदों के लिए इस्तेमाल होता था। तो आप लोग केवल इतना लिख लीजिए, नेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। आपके सामने यहाँ पर ऊपर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दिया हुआ है, नीचे यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। अगर हम थोड़ा सा जूम करें, देखिए इधर आ गया आपका रसिया या एशिया महाद्वीप आ गया आपका। तो ये जो रीजन है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर पहले टिक कर दिया है, ये आपका बेरिंग स्ट्रेट है। यहीं से होते हुए आज से लगभग 30,000 साल पहले मानव यूरोप से मतलब एशिया महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ओर प्रस्थान किया है। तो आपने यहाँ पर मैप पर भी देख लिया है। आगे यहाँ बताया गया है कि ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। मकई का मतलब मक्का उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से बायसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते थे। आगे फिर बताया गया 17वीं सदी से ये सब आसान हो गया जब इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी करना शुरू कर दिया। देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। जब यूरोप के जो लोग हैं अपने साथ जहाज़ों में घोड़े लेकर गए हैं तो उन घोड़ों का उन्होंने क्रय किया है, यानी कि मूल निवासियों ने उनका क्रय किया है और क्रय करके ये लोग घुड़सवारी करने लगे हैं। तो घुड़सवारी करने से जो है हंटिंग वगैरह करना आसान हो गया है, यानी इन्हें मांस वगैरह अच्छे से इन्हें मिलने लगा है। फिर
तो यहाँ पर आपका छठवां पॉइंट यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। इसी में सब पॉइंट मुख्य रूप से उन्हें बायसन यानी जंगली भैंसों की तलाश रहती थी। यह आपका छठवें का सब पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक चीज और बताई गई है कि इन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोई कोशिश नहीं की और चूंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास भी नहीं किया। यानी यहाँ पर मोस्टली लोग जो थे वो जनजाति या कबीले के फॉर्म में रह रहे थे। उन्होंने न बड़े साम्राज्य बनाए, न बहुत ज़्यादा उत्पादन किया, बहुत मतलब सीमित था, जो कुछ था वो सीमित संसाधन थे। तो यहाँ पर अब आपका सातवां पॉइंट अब आपका आएगा। इसमें लिखेंगे आप उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोई कोशिश नहीं की और चूंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। इसके अलावा एक खास बात और थी, यहां पर जो जमीन वगैरह होती थी वो उस पर किसी की मालकियत नहीं होती थी, किसी की मिल्कियत नहीं होती थी, पूरे समूह के संसाधन वो होते थे। वही बताया गया कि वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। सब लोग हैं वो आपस में मिल बांट कर करते थे और मिल बांट कर खाते थे। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना और उपहारों का आदान प्रदान करना। ये उनकी खास बात थी। चीजें उन्हें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी, यानी वो खरीदते नहीं थे, बल्कि अपने या दूसरे समूह के जो लोग हैं उनसे उपहारों के फॉर्म में उन चीजों को वो प्राप्त करते थे। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती, उनकी लिपि विकसित नहीं हुई थी। यहां पर यही बताया गया है। अब देखिए इसी में सब पॉइंट आप लिखेंगे कि वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। इसी में सेकंड सब पॉइंट, उन्हें चीजें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। इसी में थर्ड सब पॉइंट, उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी हर किसी कबीले के पास अपना वही माध्यम होता है कहानी किस्सा गोई का, तो कहानी किस्सों के जरिए अपनी परंपराओं को वो जीवित रखते थे। अब आपकी अगली हेडिंग है, हमने यहाँ पर 7 पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं। अब आप अगला हेडिंग आप अपनी डालेंगे यूरोपियनों से मुकाबला, यानी इनका यूरोपियनों से मुकाबला कब हुआ है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। नई दुनिया के मूल बासिंदों के लिए जो अंग्रेजी में पद प्रयुक्त किए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे एबोरिजिन नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इनके लिए शुरू हुआ है। अमेरिकन इंडियन, यानी अमेरिकन इंडियन जो है वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा कैरिबियन के मूल निवासी हैं। देखिए नोट करके आप लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अमेरिकन इंडियन जो शब्द है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन के मूल निवासियों के लिए शब्द स्टार्ट किया गया है। इसी में नोट, नेटिव अमेरिकन जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देसी लोग, इन सब के लिए आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में शब्द है। इसी में एक शब्द और है रेड इंडियन। रेड इंडियन क्यों नाम पड़ा है इसके बारे में बताया गया है कि 11वें वर्ड के लोग जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था, इसलिए उन्हें रेड इंडियन कहा है। तो ये भी आपका नोट 3 में ये भी आप लिखेंगे। तो आपके पास 3 शब्द हैं, एक तो अमेरिकन इंडियन है, नेटिव इंडियन है और रेड इंडियन है। यहां तक आपने चीजें स्पष्ट कर ली होंगी। अब देखिए वर्तमान में भी कई सारे वाहनों के नाम, कई सारी चीजों के नाम जो मूल निवासी हैं उनके नाम पर रखे गए हैं, जबकि उनसे उनका कोई लेना देना नहीं रहा है। जैसे बताया गया कि मूल निवासियों के नाम ऐसी चीजों को दिए गए जिनका इन कबीलों से कोई संबंध नहीं था। डकोटा एक मूल निवासी जनजाति है। हवाई जहाज का नाम है चिरोकी, जीप का नाम है पोंटियाक, कार का नाम है मोहाक, बाल कटाई। तो समझ सकते हैं कि ये जनजातियों के जो नाम है वो आजकल अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह रखे गए हैं, जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो आपने हेडिंग अब आप डाल लीजिए यूरोपियनों से मुकाबला। ये सब चीज़ें नोट में ही थी, ये लिखना नहीं है, जो चीज़ें हमने बताई हैं वही लिखनी है।
तो अब आपका हेडिंग है यूरोपियनों से मुकाबला। अब आगे बताया गया है कि यहाँ पर 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि वहां के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहां के सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे, ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, जिसमें उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर अपेक्षित मदद मिली। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मध्य अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका में जो लोग गए थे यूरोप वाले, वो तो सोने की तलाश में गए थे, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में ना तो सोना था और ना ही कोई बहुत ज़्यादा संसाधन, ना ही बहुत बड़े साम्राज्य थे। तो उत्तरी अमेरिका में वही था जो प्रकृति ने उन्हें दिया था, यानी मछली वगैरह पकड़ने में निपुण थे, खाल वगैरह जानवरों का शिकार करने में निपुण थे। तो जो यूरोपवासी वहाँ पर गए हैं तो उन्हें उनसे वही सब चीज़ें मिली हैं। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। इनका मकसद था ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में ही बनते थे। यानी इनमें भी हाट या बाजार लगते थे, लेकिन वो मुद्रा के रूप में नहीं होते थे, बल्कि वहाँ पर वस्तु विनिमय होता था, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं थे। स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपीय लोग वहाँ के बासिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें और शराब देते थे। देखिए, शराब की लत ने इन्हें जो है एकदम अंधा बना दिया। शराब की लत जब इन्हें लग गई तो फिर ये गुलामी करने के लिए भी तैयार हो गए। वही सब चीज़ें हैं। बताया गया कि वहाँ के बासिंदों का पहले शराब से परिचय नहीं था और वे जल्दी इसकी आदत के शिकार हो गए, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इसी के तहत वो लोग अपनी शर्तें भी इन पर थोप पाए हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग नोट डाउन करेंगे। 8वां पॉइंट यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देसी लोग नियमित रूप से मिसिसिपी नदी के किनारे जमा होते थे। इसका मकसद था ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना जो खास कबीले में ही बनते थे। इसी में पहला सब पॉइंट, स्थानीय उत्पादों के बदले यूरोपीय लोग वहां के बासिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें और शराब देते थे। इसी में सेकंड सब पॉइंट, यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण की। तंबाकू मूल रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही पौधा है, तो तंबाकू जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से यहां दुनिया भर में फैला है। अब देखिए, यहां पे उपनिवेशों के बारे में बताया गया है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपकी अगली हेडिंग आ जाती है पारस्परिक धारणाएं। पारस्परिक धारणाएं कैसी हैं वो हम यहां पर देखेंगे। तो बताया गया है कि 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। उन्हें अमेरिका के जो मूल निवासी हैं ये असभ्य प्रतीत होते थे। असभ्य इसलिए प्रतीत होते थे क्योंकि उन्होंने अपनी परंपराओं को, अपनी जीवन शैली को बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल रखा था। जैसे हमारे यहाँ जो जनजातियाँ रहती हैं, ठीक वैसे ही वो लोग रहते थे। तो यूरोप वासियों की नज़र में ये लोग असभ्य थे। फ्रांसीसी दार्शनिक जॉन जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे, क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। यानी इन्होंने जो यूरोपीय सभ्यता की जो विकृतियां उन पर भी फोकस किया है, तो इन्होंने इनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत बेटर हैं। सभ्यता में जो विकृतियां आ जाती हैं, हम लोग जब आधुनिक हो जाते हैं तो हमारे आधुनिक होने से जो हमारी सभ्यता में विकृतियां आ जाती हैं, परिवर्तन हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, वो उससे तो बेटर है कि वो लोग उन सबसे बचे हुए हैं। तो जॉन जैक रूसो ने इनका समर्थन किया है। एक दूसरा नजरिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में मिलता है। वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी भी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। इनकी एक नैरो थिंकिंग है। यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, इनकी एक नैरो थिंकिंग ये है कि जो लोग प्रकृति के समीप रहते हैं उनकी कल्पना करने की भावना बहुत कम होती है। तो देखिए, ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है। आप खुद सोचिए, भाई प्रकृति को देख के तो हमें कल्पना मिलती है। भाई आपने जो अपने उद्योग धंधों का विकास किया वो प्रकृति के दम पर ही तो किया, आप कहीं अलग से थोड़ी ना बढ़ गए। तो ये कहना तो बहुत गलत होगा कि प्रकृति के निकट रहते हैं तो उनमें कल्पना शक्ति या भावना अत्यंत सीमित है, ये बहुत गलत है। तो ऐसे ऐसे नजरिए थे जो कि इनके बारे में लोगों ने अपने अपने नजरिए दिए हैं।
तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग आपने डाली हुई पारस्परिक धारणाएं, इसी में अब आपका 9वां पॉइंट आप लिखेंगे। 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए। यह आपका 9वां पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए आगे बताया गया कि मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। भाई वो लोग मूल्य नहीं आंकते थे, जैसे यूरोपीय लोग अपने मूल गुणा भाग करते थे उस तरह के मूल्य नहीं आंकते थे। उन्हें जो चीज़ पसंद आ गई या जो चीज़ वो देना चाह रहे हैं तो वो दे देते थे। उन्हें इतना मतलब नहीं था इसका मूल्य क्या होगा, क्योंकि वो लोग आर्थिक मानव नहीं थे। भाई जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रहने वाले लोग हैं वो आर्थिक मानव नहीं थे, यानी आर्थिक गतिविधियाँ उनके यहाँ नहीं होती थी। जो भी होता था वस्तु विनिमय के फॉर्म में होता था। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। ये आपका 10वां पॉइंट हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक आपका 10वां पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, आगे यहां पर वही सब चीज़ें दोहराई गई है। अब ये लोग तो इससे बिल्कुल अनजान है कि इनका जो चीज़ें हमें दी जाती हैं या हमसे जो बदले में चीज़ें ली जाती हैं इनका कोई मूल्य भी होता है। इनसे सब ये अनजान है, मूल्यवासी बिल्कुल अनजान है। लेकिन यूरोपवासी बहुत चालाक हैं। वो क्या करते थे, उनसे महंगी चीज़ें उनसे गिफ्ट के रूप में लेते थे और उन्हें सस्ती चीज़ें उन्हें गिफ्ट के रूप में दे देते थे। तो यहाँ पर वही सब बताया गया कि मूल निवासी से समझ नहीं सकते थे। उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी बोध नहीं था। इन्हें पता ही नहीं था कि बाजार क्या होता है, वो नहीं जानते थे। वे यूरोपीय लोगों के लिए लालच को देखकर भी दुखी होते थे। तो यूरोपीय लोग जो हैं वो लालची तो होते ही हैं, तो ये भी वो समझ गए थे कि ये लालची तो हैं ही हैं। तो इनके ऊपर कहानी वगैरह भी इन्होंने लिखी हैं, अपने समाज में प्रसारित भी की हैं, लेकिन उनका इतना विरोध नहीं कर पाए हैं। शुरुआत में आए यूरोपीय लोगों जो कि व्यापारी थे, इनके पीछे पीछे अमेरिका में बसने वाले के लिए लोग भी आ गए। 17वीं सदी से यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसाइयत के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे। जैसे कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में प्रोटेस्टेंट के जहाँ पर राजधर्म है वहाँ पे कैथोलिक। तो ऐसे लोग भी इस नए उपमहाद्वीप पर आ गए हैं। इनमें से बहुतेरों ने यूरोप छोड़ दिया है और एक नई जिंदगी की स्टार्टिंग करने के लिए अमेरिका चले आए हैं और वो लोग यहाँ पर आकर प्रॉपर रूप से बस गए हैं। तो देखिए यहाँ पर वही सब चीज़ बताई गई है कि भाई कैसे पहले कुछ व्यापारी आए हैं, व्यापारी के पीछे पीछे फिर वहाँ के नागरिक आए हैं और नागरिकों के आने का रीजन भी है। कुछ लोग धार्मिक रूप से असंतुष्ट हैं, कुछ लोगों को धर्म का प्रचार करना था, कुछ लोग ऐसे थे जो नई दुनिया देखना चाहते थे। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो कि अपने देश को छोड़कर, मूल देश को छोड़कर नए महाद्वीप पर बसने के लिए आए हैं। मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीज़ें आती थी। देखिए मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे, क्योंकि मक्के का मूल्य होता है। जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। मूल निवासी जो अपनी जरूरतों के लिए फसलें उगाते, न कि बिक्री और मुनाफे के लिए, और जो जमीन का मालिक बनने को गलत मानते थे। यानी कहने का मतलब ये था कि उत्पादन तो करते थे लेकिन वो मुनाफे के लिए नहीं करते थे, बल्कि अपना पेट पालने के लिए उत्पादन करते थे। यूरोपीय लोग तो लालची थे, ये तो मुनाफे के लिए ही गए थे। ये तो यही सोच रहे थे जो चीज़ें यहाँ पर संसाधन हमें मिले उनका दोहन करें, उन्हें मार्केट में बेचें और मुनाफा कमाएं। ये लोग ये चाह रहे थे। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने शायद 9वां पॉइंट लिख लिया है, अब आप 10वां पॉइंट लिख लिया है। तो यहाँ पर अब आप लोग इसी में 10वें का सब पॉइंट आप लिखेंगे। पहला सब पॉइंट 10वें का कि मूल निवासी जो अपनी जरूरतों के लिए फसलें उगाते थे, न कि बिक्री और मुनाफे के लिए, और जो जमीन का मालिक बनने को गलत मानते थे। अब जेफरसन जो है कवि है, ये इन्हें असभ्य बताता है। तो सबकी अपनी धारणा है, वही बताया गया है। अब देखिए कनाडा में क्या हाल रहा है। कनाडा में ऐसा नहीं है कि मूल निवासियों में चेतना नहीं आई, उनमें भी चेतना आई है, लेकिन काफ़ी समय बाद आई है। 1701 क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता हुआ है। 1763 में क्यूबेक पर ब्रिटिशों की विजय हुई है। 74 में क्यूबेक एक्ट बना है और 1791 में कनाडा संवैधानिक एक्ट पारित हुआ है। यूएसए का क्या हाल है। 1781 ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। 1783 में ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिम को सौंपा है। तो ये सब चीज़ें बताई कैसे कैसे ये देश बने हैं, कैसे कैसे इनका विस्तार हुआ, ये बताया गया है।
आगे यहाँ बताया गया, इनके बारे में बताया गया है। ये देखिए यहाँ पर सब चीज़ें दी हुई हैं, आपके सामने मैप है, ये वाला मैप। तो यहाँ बताया गया शुरुआत में जो अमेरिका बना था ब्रिटिशर्स के, वो केवल ये अमेरिका था, इतना पार्ट था। बाद के समय में इसमें और प्रांत जुड़ते गए हैं और ऐसे करके अमेरिका का विस्तार होता गया है। तो यहाँ पर जो आप हल्का सा गुलाबी देख रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका 1783 में था। फिर ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है लयूसीलिया, 1803 में फ्रांस से खरीदा गया है। इसका 1818 में 1842 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दी गई ये जमीन है, ये वाला हिस्सा। तो ऐसे करके इसका अमेरिका का विस्तार होता गया है। और अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा गया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें लिख लेना ही बेटर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोट करके कुछ चीज़ें नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट लगा दीजिए, इसमें आप लिखेंगे 1701 डैश लगा के क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता। इसी में ही 1763 क्यूबेक पर ब्रिटिशों की विजय। इसी में आगे 1791 कनाडा संवैधानिक एक्ट। अब ये नोट 2 यहां पर आप कर दीजिए। इसमें 1781 ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। ये आपका नोट 2 हो जाएगा। अब इसी में नोट 3 जो अलास्का वाला रीजन है, जहां पर बेरिंग स्ट्रेट अभी हमने देखी थी, तो अलास्का कब खरीदा गया है, ये भी आपका एक जीके का फैक्ट है। तो अलास्का डैश लगा के, यानी कि इसमें लिख लेना अलास्का डैश लगा के रूस द्वारा 1867 में यूएसए को दिया गया। ये आपका नोट 3 हो जाएगा। आगे बताया गया कि जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था, जैसा कि हमने मैप में देखा है। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाके में काफ़ी इजाफा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीदारी की। उन्होंने दक्षिण में फ्रांस ने लुइसियाना परचेज किया, रूस से अलास्का खरीदा और इसके अलावा युद्ध भी लड़े। युद्ध के जरिए इन्होंने जमीनों पर कब्जा किया। ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद फ्रंटियर खिसकती रहती थी और जैसे जैसे यह खिसकती जाती थी, मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य किए जाते थे। यानी जैसे जैसे अमेरिका का विस्तार हो रहा था, वैसे वैसे वहाँ पर जो रहने वाले मूल निवासी हैं उनको पीछे पीछे हटना पड़ता था। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है, जो अमेरिका बना है, अमेरिका मूल निवासियों से नहीं बना है। अमेरिका में जो यूरोपीय लोग गए हैं, इन्होंने अपने आप को एक राज्य या देश का दर्जा दे दिया है। और जैसे जैसे अपनी सीमाएं बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि भाई मूल निवासियों के लिए देश वगैरह कुछ है नहीं, मूल निवासियों के लिए प्रकृति है और प्रकृति स्वतंत्र है उनके लिए प्रकृति की कोई सीमाएं नहीं है। जहाँ तक वो जाना चाहे, जहाँ तक वो अपना श्रम करना चाहे, उसमें कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यूरोपवासी तो पूरे मुनाफे वाले लोग, मुनाफाखोर लोग हैं, इनके लिए तो हर चीज़ का मतलब है, हर चीज़ में ये फायदा का नुकसान दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जब संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि यूरोपीय लोगों से मिलकर बना था, जब ये लोग सत्ता में आ गए हैं, तो इन लोगों ने क्या किया है, अपने फायदे के लिए वहाँ की जो ज़मीन है उसका विस्तार करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब ज़मीन का विस्तार किया गया है, तो वहाँ पर पहले से निवास करने वाले जो मूल निवासी हैं, उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल किया गया है। जैसा अपने भारत में भी हुआ था। भारत में जो ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाए थे, वन कानून बनाए थे, तो वन कानूनों के बनने की वजह से हमारे यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हें अच्छी खासी परेशानी हुई थी और बाद में इन्होंने इसका विरोध भी किया था। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग 11वां पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद खिसकती रहती थी और जैसे जैसे खिसकती जाती, मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य किए जाते। अब देखिए अमेरिका में जो और कनाडा में घटनाक्रम घटित हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। 1803 में फ्रांस से लुइसियाना की खरीद हुई है। 25 से 58 यूएसए के मूल निवासी आरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाए हैं। इसके अलावा 1832 में जस्टिस मार्शल का फैसला आया है। 1849 अमेरिकी गोल्ड रश है। 61 से 65 में अमेरिका गृह युद्ध चला है। 65 से 90 अमेरिकी इंडियन युद्ध, यानी कि वहाँ के जो मूल निवासी उनसे युद्ध लड़ा गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ऐसा ही घटनाक्रम यहाँ पे कनाडा के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बताया गया 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में जबरदस्त बदलाव आया।
जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, और इसी वजह से वो लोग अमेरिका की जमीन का मालिक बनना चाहते थे। और इसी वजह से यूरोप को छोड़कर वो लोग अमेरिका भी आए थे कि वहां पर मनचाही जमीन मिलेगी, जितना चाहो उतना कब्जा लो। तो ऐसे में तमाम लोग यहाँ से आए थे। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों से ऐसे अप्रवासी उमड़ पड़े जिनकी जमीनें बड़े किसानों के हाथ चली गई थी। यानी वहां पर जो यूरोप में शोषण हो रहा था, उस शोषण से बचने के लिए कुछ लोग क्या है कि भाई हमारी जमीन अपने मूल मातृभूमि पे तो चली गई है, भाई हम जिस देश के निवासी वहां पर तो जमींदार ने हमारी जमीन हड़प ली है, क्यों ना हम भी एक नए महाद्वीप पर चलें, वहां जमीन की कोई कमी होगी नहीं, बस श्रम करना होगा, जमीन पर हम कब्जा जमा लेंगे, कोई कानून वगैरह तो है नहीं उस समय। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर आए हैं। पोलैंड से आए लोगों को प्रेरी चरागाहों में काम करना अच्छा लगता था, जो उन्हें अपने घरों के स्टेपी यानी घास के मैदानों की याद दिलाते थे। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अब हम लोग यहाँ पर 12वां पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, इस पर लिखेंगे ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे भी थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, और इसी वजह से अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे। इसी में सब पॉइंट। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों से ऐसे अप्रवासी उमड़ पड़े जिनकी जमीनें बड़े किसानों के हाथ चली गई थी। तो यहां तक बात स्पष्ट हो जाएगी कि यूरोपवासी क्यों अमेरिका महाद्वीप पर आने के लिए लालायित थे। ये बात आपके मन में स्पष्ट हो गई है। आगे बताया गया है कि अपने विस्तृत खेतों को जंगली जानवरों, भेड़िए और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्होंने शिकार किए, यानी पूरी तरह से वहां की जो पारिस्थितिकी है उसको बदल डाला है और इनका सफाया ही कर दिया। 1873 में कटीले तारों की खोज के बाद वे अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर पाए हैं। 1873 में जो कटीले तार है उनकी खोज हुई है, उसके बाद इन लोगों ने बाड़ाबंदी करना स्टार्ट कर दी, अपने फार्मों की बाड़ाबंदी करना स्टार्ट कर दी है। घर के बाहर काम करने के लिए लिहाज से दक्षिणी अमेरिका की जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफ़ी गर्म थी, क्योंकि यूरोप काफ़ी ठंडा है। और दक्षिणी अमेरिका उपनिवेशों का यह अनुभव रहा था कि जो दास बनाए गए मूल निवासी हैं ये बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हो रहे थे। इसलिए बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। चूंकि आप यहाँ पर देखेंगे जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ के लोग ठंडे इलाके में रहने वाले थे, यूरोप वाले भी ठंडे इलाकों में रहने वाले थे। तो यूरोपीय लोग जो है पहले सबसे पहले यहाँ से पकड़कर लोगों को ले गए हैं, उन्हें दास बनाया है। क्योंकि ठंडे इलाकों के लोग जब गर्म मौसम में जाएंगे और वहाँ पर काम करना पड़ेगा तो वहाँ की गर्मी के तापमान को सह नहीं पाएंगे, तो ऐसे में उनकी मृत्यु होने लगी। तो इसका तरीका उन्होंने ये निकाला कि हम ऐसे इलाकों से लोगों को उठाकर लाएं जो बिल्कुल गर्म इलाके हों। तो गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों को गर्मी में काम करने की आदत होती है, तो ये लोग अफ्रीका महाद्वीप से लोगों को पकड़ पकड़ कर यहाँ पर लेकर आए, उन्हें दास बनाया है। तो वही सब चीज़ें बताई गई हैं। दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए, इसलिए बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। आगे बताया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने, जहां अर्थतंत्र बागानों पर टिका हुआ नहीं था, दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी और उसे एक अमानवीय प्रथा बताया। आगे लिखा गया है दास प्रथा खत्म कर दी गई, हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को नागरिक सूचनाओं के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर ही मिल पाई। यानी खास करके उनके साथ भी गोरे काले का भेदभाव होता था, उस तरह का भेदभाव फिर भी बना रहा। दास प्रथा खत्म हो गई, लेकिन फिर भी जैसे हमारे यहाँ ऊंच नीच का भेद है तो वहां पर गोरे काले का भेद है, तो ऐसा भेद वहां पर फिर भी बना रहा, जो कि 20वीं सदी में जो आंदोलन हुए उसके बाद ये खत्म हो पाया है। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीत लिया था। वहां फ्रांसीसी आबादकार लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे और 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में गठित कर दिया। तो ऐसे करके समस्या का फिर हल निकल आया। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, हमने काफ़ी कुछ लिख भी लिया है। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप लोग 12वां पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे। इसमें लिखेंगे 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता था। इसी में सब पॉइंट।
वहाँ फ्रांसीसी आबादकार लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे, जिसके चलते 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित किया गया। यह आपका 12 का सब पॉइंट हो जाएगा। देखिए यहां पर तो पूरी यूरोपीय लोगों की कहानी थी। अब यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनकी कहानी स्टार्ट होगी। अपनी जमीन से मूल बासिंदों की बेदखली। भाई जब यूरोपीय लोग जब यहाँ पर आ गए हैं, इनके आने के बाद यहाँ पर सेटल होने के बाद जो मूल निवासी हैं उनके साथ इनका टकराव कैसे हुआ है वो यहाँ पर हम समझेंगे। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, जमीन की बिक्री के लिए समझौते पर दस्तखत करने के बाद मूल निवासियों को वहां से पीछे हटने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया, ये बताया गया है। तो यहां पर अब आप लोग 13वां पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए वैसे वैसे मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया। अब यहां पर उच्च अधिकारियों का जो रवैया है बताया गया। उच्च अधिकारी भी मूल बासिंदों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे। यह जॉर्जिया के एक प्रकरण में देखा जा सकता है। जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है और यहाँ के अधिकारियों की दलील थी कि चिरोकी जो कबीला है ये राज्य के कानून से शासित तो होता है, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी जो सिविल राइट्स मिले हुए हैं उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। कानून तो लागू होगा लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलेंगे। तो ध्यान देने की बात यह है कि मूल निवासियों में से चिरोकी ही ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखने और अमेरिकी जीवन शैली को समझने की सबसे ज्यादा कोशिश की थी, और तब भी उन्हें जो नागरिक अधिकार हैं, सिविल राइट्स जो हैं, वो नहीं दिए गए। 1832 में संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी जो कबीला है एक विशिष्ट समुदाय है और उसे स्वायत्त अधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता है। यानी उनका जो निजी इलाका है उस इलाके में हमारा जो यूएसए का जो कानून है वो लागू नहीं होगा, वहां पर उनका ही कानून लागू होगा, और कुछ मामलों में वे संप्रभुता संपन्न है। तो यहां पर भी बताया गया कि भाई जजमेंट तो दे दिया जॉन मार्शल ने, न्यायाधीश ने, लेकिन फिर इसके एवज में जो राष्ट्रपति हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, एंड्रयू जैक्सन, इन्होंने पूरा फैसला ही पलट दिया। तो यहां पर बोला गया कि एंड्रयू जैक्सन ने इंडियंस का मामला आने पर बिल्कुल उलट दिया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया और चिरोकियों को अपनी जमीन से हाँक कर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज भेज दी। यानी आप समझ सकते हैं किस तरह के यहाँ पर घटनाक्रम घटित हुआ है। यहाँ के जो भी अमेरिका के लोग थे, अमेरिका के लोग से मतलब यानी अमेरिका के लोगों का मतलब मूल निवासी नहीं है, बल्कि यूरोप के लोगों ने अमेरिका बनाया है। तो यूरोपीय लोगों से बना हुआ एक देश जिसका नाम अमेरिका है, वहाँ के लोग बिल्कुल भी इन लोगों के प्रति सिंपैथी नहीं रखते थे। कुछ एक लोग तो थे लेकिन सभी लोग नहीं थे। मोस्टली यही चाहते थे कैसे भी करके इनको हटाया जाए और इनकी ज़मीनों को, इनके संसाधनों को हम कब्जा लें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। तो यहाँ पर अब आप लोग 14वां पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे। इसमें लिखेंगे मूल निवासियों में से चिरोकी ही ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखने और अमेरिकी जीवन शैली को समझने की सबसे ज़्यादा कोशिश की थी, और तब भी उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए। इसी में सब पॉइंट करके लिख देना आप। 1832 में संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने चिरोकी कबीले पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। जॉन मार्शल ने चिरोकी कबीले पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसे संयुक्त राष्ट्र राज्य के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने पलट दिया। जिसे संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने पलट दिया। इसी में सब पॉइंट, एंड्रयू जैक्सन ने चिरोकियों को अपनी जमीन से हाँक कर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि की ओर खदेड़ने के लिए
अमेरिकी फौज भेज दी। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, लिख भी लिया होगा। आगे बताया गया कि जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की जमीनें ले ली, वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे क्योंकि मूल निवासी जमीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल निठल्ले हैं, यानी इस तरह की बातें करते थे। आलसी टाइप के लोग हैं, इनके पास जो जमीन है उसका ये यूज तो करते नहीं है, यूटिलाइजेशन करते नहीं है। इससे बेटर ये है कि हमने ही ले लिए, हम यहाँ पर कुछ उत्पादन करेंगे, आर्थिक लाभ होगा, बाद में कुछ थोड़ा बहुत मदद इनकी भी कर देंगे। इस तरह की दलील यूरोप वाले देते थे। वे इस बिना पर भी मूल निवासियों की आलोचना करते कि वो आलसी हैं। ये सब चीज़ यहाँ पर यही सब चीज़ें यहाँ पर होती थी। खेती की जमीन निकालने के लिए प्रेजीज साफ की गई और जंगली भैंसों को मारा गया। तो यहाँ पर बताया गया कि फ्रांसीसी आगुंतक ने लिखा है, आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य लुप्त हो जाए। आदिम किन्हें बोला गया है? मूल निवासियों को आदिम बोला गया है। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं मूल निवासियों के। संयुक्त राज्य अमेरिका 1820 में मूल निवासी कितने? 6 लाख हैं। गोरे कितने हैं? 90 लाख हैं। मिले जुले यूरोपी 1 लाख हैं। काले 19 लाख हैं। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो जनसंख्या है 1 करोड़ 16 लाख है। अब इसमें जो मूल निवासी हैं मात्र 6 लाख रह गए हैं और बाद बाकी सब भारी घुसपैठिए हैं। वहीं जो स्पेन अमेरिका है उसकी हालत देख लीजिए, 1 करोड़ 69 लाख जनसंख्या है सन 1800 में। यहाँ पर तो फिर भी मूल निवासी अच्छे खासे 75 लाख के करीब है। फिर भी यहाँ पर जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी संख्या इनसे ज़्यादा है। ये सब चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। इस बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर धकेल दिए गए और उन्हें स्थायी तौर पर अपनी जमीन दे दी गई थी, लेकिन उन्हें ऐसी जगह से भी बेदखल होना पड़ता था जहाँ पर कोई संसाधन प्राप्त हो जाता था। यानी कि जहाँ पर कोई नया खनिज इन्हें प्राप्त हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो अधिकारी हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, अगर उन्हें पता चलता था कि जहाँ पर मूल निवासी लोग रह रहे हैं वहाँ पर हमारा कोई खनिज संसाधन है, तो ये लोग उन्हें वहाँ से भी खदेड़ देते थे। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो बाद में क्या हुआ? बाद में मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे जिन्हें रिजर्वेशंस कहा जाता था। संयुक्त राज्य की फौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया था। कनाडा में 1869 से 85 के बीच मेंटिसों, ये यूरोपीय मूल निवासियों के जो वंशज हैं, इनके सशस्त्र विद्रोह भी हुए थे। यानी विद्रोह वगैरह यहाँ पर भी हुए हैं, लेकिन बाद में चूंकि यूरोपीय लोग जो है काफ़ी सुदृढ़ हो गए हैं तो उन्होंने हथियारों के दम पर विद्रोह को दबा दिए हैं। यहां पर अब आप लोग 14वां पॉइंट यहां पर लिख लेना। इसमें लिखेंगे मूल निवासियों को अक्सर उस जगह से भी बेदखल होना पड़ता जब उनकी जमीन के अंदर सीसा, सोना या तेल जैसे खनिज के होने का पता चलता। ये आपका 14वां पॉइंट हो जाएगा। इसी में सब पॉइंट, मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे जिन्हें रिजर्वेशंस, आरक्षण कहा जाता था। हमारे यहां जैसा आरक्षण नहीं है, वहां जमीन का आरक्षण दिया गया है। तो यहां पर ये आपका 14 का सब पॉइंट हो जाएगा। इसी में सेकंड सब पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका की फौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोहों की पूरी श्रृंखला का दमन किया था। यह आपका 14 का सेकंड पॉइंट। अब देखिए जो मानव शास्त्र विषय है उसके बारे में बताया गया है। 1840 के दशक से उत्तरी अमेरिका में मानव शास्त्र विषय जो कि फ्रांस में विकसित हुआ था, इसकी शुरुआत हुई। जब इसकी शुरुआत हुई है तो इन लोगों ने वहाँ की जो नरजातियाँ हैं, वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, उन पर शोध कार्य, अध्ययन कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। और ऐसे करके उनकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से जो शिक्षित वर्ग है उस तक पहुँचाया है। तो ऐसे करके बाद के समय में तमाम जो शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इनके समर्थन में भी खड़े हुए हैं। जैसे हमारे भारत में भी हुआ है तो सेम यहाँ पर भी वही हुआ है। अब देखिए इसी के साथ आपका जो पार्ट 1 है चैप्टर का वो समाप्त हो जाता है। पार्ट 1 में हमने जो चीज़ें हैं उनको भली भांति तरीके से नोट डाउन कर लिया है और यहाँ तक आपको चीज़ें स्पष्ट भी हो गई होंगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।